चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अपनी वेव वाइंडिंग पढ़ रहे थे। वेव वाइंडिंग में हम लोग डमी कॉइल का जो है रिक्वायरमेंट देख रहे थे। तो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था कि अगर आप वेव वाइंडिंग बना रहे हैं और वेव वाइंडिंग में कितने स्लॉट है, इवन नंबर ऑफ स्लॉट है। अगर ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ स्लॉट के लिए वेव वाइंडिंग आप क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं, तो वेव वाइंडिंग आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर आप देखिए वेव वाइंडिंग डिजाइन नहीं कर पाएंगे। तो जनरली जो वेव वाइंडिंग होती है वो हमेशा कितने नंबर ऑफ स्लॉट के लिए डिजाइन की जाती है, ऑड नंबर। जनरली जो हमारे जो है जो आर्मेचर होते हैं वो इवन नंबर ऑफ स्लॉट के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 20 स्लॉट होंगे, 22 स्लॉट होंगे, 24 स्लॉट होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें वेव वाइंडिंग कर रहे हैं तो वेव वाइंडिंग में हम केवल और केवल क्या करने वाले हैं, ऑड नंबर ऑफ स्लॉट ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए 24 स्लॉट क्या हमने आर्मेचर बनाया, तो हो सकता है उसमें हम 23 स्लॉट में ही वाइंडिंग को क्या करें, डिजाइन करें, फिर 21 स्लॉट को ही वाइंडिंग को क्या करें, डिजाइन करें। तभी वेव वाइंडिंग आप क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए 24 में मैं 23 स्लॉट आपका जो है यूज करूंगा, मतलब 23 स्लॉट में वाइंडिंग रखेंगे तो कुछ स्लॉट क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। और जब छूट जाएंगे तो कहीं पर आपका जो है आर्मेचर में जहां पर वाइंडिंग भरी होगी उस स्लॉट का वेट ज्यादा होगा, और जिस साइड वाइंडिंग नहीं भरी होगी, एक स्लॉट जो छूट गया है, वहां पर वेट क्या होगा, कम होगा। तो जब हम रोटर को रोटेट करेंगे तो रोटर जो है मेरा जिस साइड जो है वाइंडिंग भरी होगी उस साइड भारी होगा, और जिस स्लॉट में वाइंडिंग नहीं भरी होगी वो हल्का होगा। तो मैकेनिकली आपका स्मूथ रोटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्लॉट छूट जाते हैं वेव वाइंडिंग में, उन स्लॉट में हम लोग एक एक्स्ट्रा कॉइल जो है क्या कर देते हैं, आपका पुट कर देते हैं, जिससे मेरा रोटर जो है मैकेनिकली क्या रहे, बैलेंस, हर जगह वेट कैसा रहे, समान। जब रोटर चलेगा तब आपका जो है दैट इज हर जगह वेट आपका कैसा रहेगा, आपका एक जैसा रहेगा, तो स्मूथ रोटेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ स्लॉट, हेलो, कैसे स्लॉट जो है ऑड नंबर ऑफ स्लॉट के लिए डिजाइन करूंगा वेव वाइंडिंग, तो डिजाइन हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए मैंने 13 स्लॉट लिए थे, डबल लेयर वाइंडिंग थी, प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग हम डिजाइन कर रहे थे। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे अगर 13 स्लॉट है तो दैट इज नथिंग बट द, हर स्लॉट में आप जो है दो कंडक्टर डबल लेयर कर रहे हैं, दो आपकी कॉइल साइड होने वाली है। तो टोटल अगर 13 स्लॉट है तो 13 कॉइल होंगी डबल लेयर में, तो दैट इज 13 आपको जो स्लॉट जो है आर्मे दैट इज द, आपको कॉम्यूटेटर में क्या करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने आपको टेबल बना दी, तो टेबल में शायद एक कॉलम छूट गया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक छूट गया था, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर मैं कनेक्शन दिखा देता हूं। और कनेक्शन दिखाने के बाद वेव वाइंडिंग कैसे डिजाइन करें उसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, नाउ दैट इज सेम चीज को यहां लेके आएंगे। नाउ दिस इज 13, दैट इज बैक पिच आपकी 7 थी, तो दिस इज कितना हो जाएगा, 13 + 7 17, दैट इज कितना हो जाएगा, 20। और 20 में से फ्रंट पिच भी 7 थी, उसको ऐड करेंगे तो दैट इज नथिंग बट आएगा 27। लेकिन आपके 13 स्लॉट है, 26 के बाद फिर से आपका जो है जो 27वां कंडक्टर होगा दैट इज द कंडक्टर नंबर 1। ठीक है, 26 के बाद आपका कंडक्टर नंबर 1 आ जाएगा, जिसको हम लोग 27 बोल रहे हैं। तो 27 का मतलब है कंडक्टर नंबर 1। तो आप देखिए वही आपकी जो है जहां से आपने स्टार्ट किया है, जहां से स्टार्ट किया है वहां पर आप एंड हो गए, 1 पे ही आप एंड हो गए। तो चलिए हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको कम्यूटेटर पिच को भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, कम्यूटेटर पिच वेव वाइंडिंग में कब हमें डमी वाइंडिंग जो है यूज करनी होगी, कब नहीं करनी, उसका एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला भी अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बेटा आपका बैक पिच और फ्रंट पिच से कनेक्शन निकाली, किस कंडक्टर को किससे क्या करना, कनेक्ट करना है। अब देखेंगे हम क्या करते हैं कि पहली कॉइल के फिनिश को जब हम दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग से ज्वाइन करेंगे तो किस कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन करना है, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर पिच। ठीक है, आपकी किसी भी वाइंडिंग की स्टार्टिंग कॉइल साइड और दैट इज फिनिश कॉइल साइड के बीच में कितने नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट है उसको निकालना पड़ेगा। लैप वाइंडिंग में हमेशा एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट होता है स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, दैट इज या तो +1 होगा या तो -1। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में +1 होगा और रेट्रोगेटिव वाइंडिंग में -1 होगा, लेकिन वेव वाइंडिंग में वैल्यू अलग है, इसको भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं कम्यूटेटर पिच यहां पर देखिए मैंने निकाला, कम्यूटेटर पिच कितनी आई थी, 7 आई थी। मतलब आपकी पहली कॉइल के स्टार्टिंग
और दूसरा पहली कॉइल के जो फिनिश एंड होगा उसके बीच में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट है, दैट इज द 7। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। आप जो है किस कंडक्टर से स्टार्ट करें, पहली कॉइल का जो पहली कॉइल साइड है, फिर टॉप कॉइल साइड दैट इज 1, और बॉटम कॉइल साइड क्या है, दैट इज 8। इन दोनों के बीच में 1 और 8 के बीच में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, दैट इज नथिंग बट द 7। अगर मैं पहली कॉइल साइड के स्टार्टिंग एंड को कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से ऐड करूंगा तो जो 8 वाला होगा 1 + 8। ठीक है, इसमें कितने कम्यूटेटर सेगमेंट है, 7। तो बेटा जो आपकी पहली कॉइल का जो फिनिश कॉइल साइड है उसको कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 8 से, ये आपका पहले जो पहली कॉइल का जो है टॉप कॉइल साइड है वो पहले के बीच में कनेक्ट होगा, और बेटा जो 8 कॉइल साइड है या फिर इसी पहली कॉइल की जो दैट इज बॉटम कॉइल साइड है वो कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 8 के बीच में, तो दोनों के बीच में 8 नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट आ जाएंगे। ठीक है, मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं, यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए ध्यान से। यहां पर एक और टेबल में बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं कम्यूटेटर सेगमेंट वाली टेबल भी बना रहा हूं, थोड़ा एक ही दो के लिए बना रहा हूं, उसके बाद तो नेक्स्ट होती जाएगी, ध्यान सुनिएगा। चलो यहीं से मैं आपको बताना चालू करता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर मैं कम्यूटेटर सेगमेंट 13 कॉइल है तो 13 कम्यूटेटर सेगमेंट बनाने पड़ेंगे, बना रहा हूं। चलो मान लीजिए ये आपका पहला कम्यूटेटर सेगमेंट है और 8th कम्यूटेटर सेगमेंट। 8 को आगे किससे कनेक्ट करना है, 8 को करना है 15 से। 15 कहाँ है, दिस इज द 15। ध्यान से देखिएगा, अभी आपकी डिजाइन हो जाएगी। नाउ दिस इज द 1 एंड दिस इज द 8। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। चलिए आ जाइए, भरना स्टार्ट करते, ध्यान से देखिएगा अब जरा। चलिए पहले हम लोग बैक पेज से स्टार्ट करते हैं। पहली कॉइल का टॉप कॉइल साइड है 1। 1 में आपको 1 को पीछे से किससे कनेक्ट करना है, 8 से। 1 को पीछे से कनेक्ट करेंगे 8 को, दैट इज पहली कॉइल साइड का ये स्टार्टिंग कॉइल साइड है, और पहली कॉइल साइड का ये एंडिंग कॉइल साइड है, दिस इज द 8। दोनों को आपको बैक से कनेक्ट करना है। पहले को किससे कनेक्ट करेंगे, 8 से। ध्यान से देखिएगा, पहले को मैं 8 से कनेक्ट करने जा रहा हूं। पहले को मैंने 8 से कनेक्ट किया, और यहां आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि दैट इज केवल दो ही आपके जो है ब्रुसेज होंगे। वेव वाइंडिंग में दो ही ब्रुश होंगे, दो ही पैरेलल पाथ होंगे। ठीक है, नाउ दैट इज आपने पहले को किससे कनेक्ट कर दिया, 8 से। अब जो है कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे दूसरी कॉइल की स्टार्टिंग। हेलो, यहां से देखिए, पहली कॉइल के एंडिंग को किससे कनेक्ट करना है, 15 से कनेक्ट करना है। फ्रंट पेज, फ्रंट पेज का मतलब कम्यूटेटर के थ्रू। 8 को आप कम्यूटेटर के थ्रू किससे कनेक्ट करेंगे, 15 से। हेलो, 8 को आप कम्यूटेटर के थ्रू किससे कनेक्ट करेंगे, 15 से। तो किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कम्यूटेटर पेज, जो कि वेव वाइंडिंग में आपकी अलग होती है। ध्यान से देखिएगा, पहली कॉइल के टॉप कॉइल साइड है और ये आपका बॉटम कॉइल साइड है। इनके बीच में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होने हैं, 7, क्योंकि कम्यूटेटर पिच आपने निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, 7। ठीक है, तो चलो मैं पहली कॉइल के टॉप कॉइल साइड को किससे कनेक्ट करूं, 1 से कनेक्ट करने जा रहा हूं। किससे कनेक्ट करूं बेटा, 1 से। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने कनेक्ट किया 1 से, इसको मैंने कनेक्ट किया 1 से। ठीक है, यहां कहीं से कॉइल आ रही होगी, देखेंगे भी कहां से आ रही। ठीक है, मैंने पहली कॉइल साइड के स्टार्टिंग को कनेक्ट किया कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से। ठीक है, अब जो है इसकी जो लास्ट वाले है दैट इज फिनिश को किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करूंगा। कम्यूटेटर पिच है आपकी 7, तो 1 कम्यूटेटर सेगमेंट में 7 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 8। ठीक है, तो हम लिख रहा हूं कम्यूटेटर पिच कितनी है, 7। पहली कॉइल के, हेलो, पहली कॉइल के स्टार्टिंग इनको आपने कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट कर रखा है। यहां लिख रहा हूं पहली कॉइल के टॉप या फिर स्टार्टिंग
कॉइल साइड को आपने कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट किया है, आपकी कम्यूटेटर पिच है 7, तो आपका जो बॉटम कॉइल साइड होगी, जो बॉटम कॉइल साइड होगी 8, वो किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होगी? 8 से। दिस इज द फिनिश एंड ऑफ coil 1 is connected to commutator segment नंबर 8। अभी मैं दिखाता हूं। और बेटा पहली कॉइल का जो स्टार्टिंग है वो कनेक्ट है कम्यूटेटर सेगमेंट, दोनों के बीच में 7 कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे, दैट इज स्टार्टिंग end of coil 1 of coil 1 is connected to commutator सेगमेंट नंबर 1। चलो देखते हैं दोनों के बीच में 7 आते कि नहीं आते, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपकी पहली कॉइल के फिनिश को कम्यूटेटर नंबर 8 से, अच्छा 8 को कनेक्ट करना है, फ्रंट पिच है ना, फ्रंट पिच का मतलब है कि 8 को आप 15 से कनेक्ट करेंगे, लेकिन कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू करेंगे। 8 को किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करेंगे? 8 को आप कनेक्ट करेंगे 8 नंबर के। और बेटा 8 नंबर को कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू किससे कनेक्ट करना है? 15 नंबर से। ये 15 नंबर है, नाउ कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज 15। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूं भाई कि आपकी पहली कॉइल, हेलो, पहली कॉइल के बीच में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे? हेलो, कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे? दिखा रहा हूं, ध्यान सुनिए गिन के। वैसे मैं दिखा रहा हूं, देखो पहले का आधा यहां मिल जाएगा और 8वें का आधा यहां पर मिल जाएगा, और उसके बीच में कितने होंगे? 2 3 4 5 6 7, तो 6 ये होगा बेटा, 6 और आधा आधा मिला के 7। तो पहली कॉइल के बीच में कितना कम्यूटेटर सेगमेंट आ रहा है? 7 कम्यूटेटर सेगमेंट आ रहा है, वही आपकी कम्यूटेटर पिच थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलो नाउ दिस इज, यहां पर मैं कम्यूटेटर सेगमेंट भी बना देता हूं, दैट इज 2 3 4 5 6 and this is 7. This is 2 number, 3 number, 4 5 6 7। गिन लीजिए बेटा, पहली और दूसरी कॉइल के बीच में 7 कम्यूटेटर, आधा यहां 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज द 7। ठीक है, चलिए अब जो है ये बताइए 15 को पीछे से किससे कनेक्ट करना है? 15 को पीछे से कनेक्ट करना है 22 से। 15 को पीछे से कनेक्ट करना है 22 से, आपके पास लिखे हुए हैं। 15 को हम पीछे से कनेक्ट करेंगे 22 नंबर से। देखिए पहली वाले के साउथ को, यानी ये आपकी पहली कॉइल के एंड को मैंने दूसरी वाले के नॉर्थ, मैंने दूसरी वाले के स्टार्टिंग से कनेक्ट किया, लेकिन बेटा दूसरी वाली जो कॉइल है इसके आगे है, साउथ में है। वेव वाइंडिंग में हमेशा जो है पहली के एंड को दूसरे के स्टार्टिंग से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आगे वाले साउथ के आगे नॉर्थ पड़ा उससे कनेक्ट किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैंने आपको लिखा था वेव वाइंडिंग। चलिए 15 को कनेक्ट करना 22 से, 15 को कनेक्ट करना 22 से, करने जा रहा हूं। 15 को कनेक्ट करूंगा 22 से, 15 को आप कनेक्ट कर दीजिए 22 से, पीछे से कनेक्ट करना है 22 से। ठीक है, 22 से आपने कनेक्ट कर दिया। अब जो है आप ज्यादा ध्यान से देखिए, दूसरी कॉइल के एंडिंग को 22 को आप किससे कनेक्ट करने वाले? 22 को, हेलो, 22 को आप कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे किससे? 3 नंबर से। हेलो, 22 को आप कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे 3 नंबर से। ठीक है, तो जब कम्यूटेटर के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे ना, कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो कौन से कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करना है ये देखना है। 3 नंबर से कनेक्ट करना है। 22 को आपको किससे कनेक्ट करना है? 3 नंबर से। कम्यूटेटर पिच आपको मालूम है, हेलो ध्यान सुनिएगा, यहां पर देखिए दूसरी कॉइल का जो स्टार्टिंग है वो किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट है? 8। कम्यूटेटर पिच कितनी है? 7।
ठीक है, मतलब आपका जो दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग एंड और दूसरी कॉइल का जो फिनिश एंड है, उनके बीच में कितने कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे? 7। तो जरा देख लेते हैं, जरा एक और निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी कॉइल का जो स्टार्टिंग है, हेलो, दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग कॉइल से कनेक्ट है 8 नंबर से। तो दूसरी कॉइल के लिख लिए लेता हूं। दूसरी कॉइल का जो स्टार्टिंग है वो कनेक्ट है कॉमेटेटर नंबर 8 से, कॉमेटेटर पीछे 7, तो ये कितना आएगा? 15। 15 तो सेगमेंट है नहीं, 13 कॉइल है। 13 के बाद फिर से क्या होगा? रिपीट होगा ना। हेलो, 13 के बाद क्या आएगा? 1 नंबर, और फिर आपके पास क्या आएगा? 2 नंबर। तो 13 के बाद, हेलो, कॉमेटेटर सेगमेंट ऐसे होगा। ठीक है, यहां पर सेगमेंट बने होंगे, 13 कॉइल है तो 1 2 3, लास्ट में 13। 13 के बाद 1 नंबर आ जाएगा, इसको 14 बोलेंगे, और 15 को हम क्या बोलेंगे? 2 नंबर। कॉमेटेटर सेगमेंट 15 का मतलब क्या है? 2 नंबर, राउंड स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दैट इज 15 का मतलब है कौन सा कॉमेटेटर सेगमेंट? दैट इज 2। तो पहली कॉइल का जो स्टार्टिंग है, यानी सेकंड कॉइल का, सेकंड कॉइल स्टार्टिंग एंड इज कनेक्टेड टू कॉम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 8। और बेटा दूसरी कॉइल का जो एंडिंग होगा, सेकंड कॉइल एंडिंग इज कनेक्टेड टू कॉम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 2, कनेक्टेड टू सेगमेंट नंबर 2। यहां पर मैं कॉम्यूटेटर सेगमेंट बना, 13 कॉम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। 9 10 11 12 13। यहां देखिए 13 के बाद फिर से रिपीट होगा भाई, 13 के बाद 1, ये फिर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, चलो ये मैं डायग्राम इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी मुझे आपको इक्वलाइजर रिंग भी पढ़ाना है, और इक्वलाइजर रिंग को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको वेव डायग्राम क्लियर होगा। और ये थोड़ा सा टॉपिक आपको जो है आप देखेंगे, नॉर्मली टफ टॉपिक है, लेकिन आप देखेंगे कि यूथ पब्लिकेशन जेबी गुप्ता फटाफट, या फिर आपके एग्जामिनेशन में जो है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर आप बोलेंगे क्वेश्चन बन नहीं रही है, क्यों यूज किया जा रहा है? तो वो सारे क्वेश्चन आपसे फटाफट हो जाएंगे, मुझे काम बताने दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। चलो यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं, ये 9 नंबर है, 10 11 12, जितनी नंबर ऑफ कॉइल होंगे, फिर 1 एंड दिस इज 2, और ये 3। 1 से पहले कौन सा कॉम्यूटेटर सेगमेंट है? 13। 1 से पहले कौन सा नंबर है यहाँ पर? 13। 1 से पहले कौन सा है? दिस इज 13। ठीक है, चलो मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं बेटा। कॉइल नंबर 2 के, हेलो, कॉइल नंबर 2 के फिनिश को किस कॉम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट करना है? 2 से कनेक्ट करना। और ये कहां पर जा रहा है बेटा? 3 नंबर पे। ध्यान से देखिए, आप 15 को, दैट इज आप जो है 22 नंबर को 2 नंबर के कॉम्यूटेटर सेगमेंट के 3 किससे कनेक्ट करेंगे? 3 से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 22 को 3 से कनेक्ट करना है, ये 22 है, लेकिन किस कॉम्यूटेटर सेगमेंट से? दैट इज 2 से कनेक्ट करने जा रहा हूं। 22 नंबर को कॉम्यूटेटर नंबर सेगमेंट से कनेक्ट कर, और ये कहा जा रहा है वायर? ये आपका जा रहा है 3 नंबर पे, दिस इज गोइंग टू 3 नंबर। ठीक है, ये कहा जा रहा है? 3 नंबर पे। ठीक है, अब देखो 3 नंबर यहां तो दिख नहीं रहा, 3 नंबर ये है, तो बेटा कॉम्यूटेटर नंबर 2 से 3 नंबर पे आ रही है, ये कॉम्यूटेटर नंबर 2 है ना, यहां से 3 नंबर पे वायर आ रहा है। ठीक है, यहां से 3 नंबर से कॉम्यूटेटर नंबर सेगमेंट से 3 पे
और किस कंडक्टर से आ रहा है? 22 नंबर से। तो यहां मैं 22 लिख देता हूं, दिस इज द 22। ठीक है, बस अब उसके बाद आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो 3 नंबर को किससे कनेक्ट करना है? हेलो, 3 नंबर को कनेक्ट करना है 10 नंबर से, पीछे से 3 नंबर को कनेक्ट करने वाले 10 नंबर से। देखो इसी के आगे, अब इसी के आगे पे वाइंडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो अब आपके पास लिखे, मैं फटाफट ज्वाइन कर रहा हूं। 3 नंबर को कनेक्ट करना है 10 नंबर से, 3 नंबर को पीछे से कनेक्ट करेंगे 10 नंबर से। ठीक है, अच्छा यहां भी मैं कॉमेटेटर पिच आपको गिनवा देता हूं। हेलो, कॉमेटेटर पे 7 है। देखो पहली कॉइल के फिनिश और दूसरी कॉइल के स्टार्टिंग और दूसरी कॉइल के फिनिश के बीच में आपके 7 कॉमेटेटर सेगमेंट होने चाहिए। देखो आधा यहां है, आधा यहां है, 1 2 3 4 5 6 और आधा, दैट इज द 7। कॉमेटेटर पे 7 है, ऑटोमेटिकली अब वो 7 आती चली जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलो अब ज्वाइन करने वालों, अब जो है 10 नंबर को आप कनेक्ट करने वाले हैं कॉमेटेटर सेगमेंट 9 के थ्रू। अब आपको कैलकुलेट है, बस इसी के आगे बढ़ती जाएगी। अब इसको आप कनेक्ट कर देंगे 17 नंबर से। 10 को देखिए कनेक्ट करने 17 से, अब ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते जाइए लगातार फटाफट। दैट इज 10 नंबर को अब कॉमेटेटर नंबर 9 के थ्रू कनेक्ट कर देंगे 17 नंबर से। फिर 17 नंबर को बैक से कनेक्ट करना है। आपके पास टेबल बनी है, उसी टेबल को देख रहा हूं, बैक से मैं कनेक्ट कर दूंगा 24 नंबर से। 24 नंबर कॉमेटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 3 से। आपका 24 कॉमेटेटर नंबर 3 से कनेक्ट हो जाएगा 5 नंबर पे। देख लीजिए जा रहा होगा 5 नंबर पे वायर, 5 नंबर पे वायर आ रहा है, 5 नंबर पे वायर आ रहा है कॉमेटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 3 से। एंड दिस इज द 24 नंबर। ठीक है, नाउ फिर आप क्या करने वाले, 5 नंबर को पीछे से कनेक्ट कर देंगे 12 नंबर से। दिस इज कनेक्टेड टू 12 नंबर। नाउ 12 नंबर कॉमेटेटर सेगमेंट नंबर 10 से कनेक्ट हो जाएगा 19 नंबर से। ये कनेक्ट हो जाएगा 19 नंबर से। उन्नीस नंबर को पीछे से कनेक्ट कर देंगे 26 नंबर से। ठीक है, 26 नंबर को कॉमेटेटर सेगमेंट नंबर 4, यहां बना देता हूं कॉमेटेटर सेगमेंट नंबर 4। सेगमेंट कैसे चूज करते हैं? सेगमेंट के लिए मैंने ये बताया ना बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, दैट इज आपके पास यहां पर कॉमेटेटर पिच थी। कहां निकाली थी मैंने कॉमेंट? ये कॉमेटेटर पिच थी। कॉमेटेटर पिच क्या थी? 7। अब देखो 2 मैंने आपको बता दी, 2 के बाद वो आगे ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती जाएंगी। देखो पहले वाली के स्टार्ट, पहली कॉइल का स्टार्टिंग मैंने कॉमेटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 1 से कनेक्ट किया था। कॉमेटेटर पे 7 ही, तो 1 में 7 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 8। तो पहली कॉइल का जो फिनिश होगा वो कॉमेटेटर नंबर 8 से कनेक्ट होगा। ठीक है, अब ये पहली वाली का जो फिनिश है 8 से कनेक्ट करते हुए मैं किससे कनेक्ट करना था? 8 को कनेक्ट करना था। किससे? हेलो, 8 को फ्रंट पिच दी थी 15 से कनेक्ट करना था।
8 को 15 से कनेक्ट करेंगे फ्रंट में, मतलब कम्यूटेटर से। तो 8 को आपको जो है कम्यूटेटर नंबर पिच 8 से कनेक्ट करना था, उसके जाके 15 से। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बैक से आपको कनेक्शन मालूम था, अब जो है इस दूसरी कॉइल के फिनिश को जब आप जो है 3 नंबर से कनेक्ट करेंगे तो कम्यूटेटर सेगमेंट के थ्रू करेंगे, तो 8 में से 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 तो हो गए, 13 के बाद फिर से नंबर रिपीट हो जाएगा, दैट इज कम्यूटेटर नंबर 1, कम्यूटेटर नंबर 2, तो आपका कम्यूटेटर नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब ये रिपीट होता जाएगा। फिर उसके बाद देखने की जरूरत नहीं, केवल 2 सेगमेंट देखने की जरूरत पड़ेगी। पहली कॉइल का सेगमेंट देख लीजिएगा और दूसरी कॉइल का सेगमेंट देख लीजिएगा, वो कम्यूटेटर पे से मालूम चल जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो पिंटू? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब तो लगातार ज्वाइन करना है, अब आपको देखने की जरूरत नहीं, 2 कॉइल आपको देखना है केवल, ठीक है। चलो, अब ये इसी के आगे कनेक्ट होता जाएगा। नाउ ये आपका चला जाएगा, किससे कनेक्ट होगा, यहां पर देखो, ये 5 के बाद आएगा 7 से कनेक्ट होगा, तो ये आगे चला जाएगा 7 में। कम्यूटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 4 से वायर जाएगा 7 में, ये 7 नंबर में। आपके 7 नंबर में वायर आ रहा है किस कम्यूटेटर सेगमेंट से, 4 से आ रहा है, तो यहां पर देख लीजिए पीछे राउंड स्ट्रक्चर है, यहां पर वायर आ रहा है 4 से, किस में आ रहा है, 7 नंबर पे। दिस इज 26 नंबर, नाउ दिस इज 26। बस, अब ये जो है 7 नंबर पीछे से कनेक्ट हो जाएगा आपका जाके किससे, 14 नंबर से। ये आपका कनेक्ट हो जाएगा 14 नंबर से। अब ये जो है आपका 14 नंबर है, उसको हम 11 नंबर से कनेक्ट कर देंगे। अभी ऑटोमेटिकली आगे कनेक्ट होते जाएंगे। अब आपको कैलकुलेट करने, 2 सेगमेंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे, 21 नंबर से। 19 के बाद आएगा 21। 21 को ध्यान से देखिएगा, 21 को पीछे से कनेक्ट करने जा रहे हैं, 21 को पीछे से। 26 के बाद क्या आएगा बेटा, 26 के बाद आ जाएगा फिर से 2 नंबर। देखो यहां पर कहां पर थे हम लोग, 21, 21 को पीछे से कनेक्ट करना है, 21 को पीछे से कनेक्ट करना है 2 नंबर के साथ, 21 को पीछे से कनेक्ट करना है 2 नंबर के साथ। तो 21 है, इसको पीछे से कनेक्ट करेंगे इससे 2 नंबर के साथ। 21 को पीछे से कनेक्ट करना है आपको 2 नंबर के साथ। ये 2 नंबर पे जा रहा है, ये 2 नंबर में। 2 नंबर में पीछे से वायर आ रहा है, 2 नंबर पे पीछे से वायर आ रहा है, 2 नंबर में ये पीछे से वायर आएगा। कहां से आ रहा है 2 नंबर में, दैट इज 21 नंबर से। तो दिखाई दे रहा हूं मैं, 21 नंबर से वायर आया, कहां पर, 2 नंबर में। 2 नंबर में वायर आना है कहां से, 21 नंबर से। दिस इज 21 से आ रहा है, ठीक है। चलो, अब ये जो 2 नंबर का वायर है वो आपका जो है 5 के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर का वायर को कनेक्ट करेंगे 5 के थ्रू। किस कम्यूटेटर सेगमेंट से कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा 9 नंबर से। दिस इज कनेक्टेड टू 9 नंबर। 9 नंबर को पीछे से कनेक्ट कर देंगे, 9 नंबर को पीछे से कनेक्ट कर देंगे आप यहां पर 16 नंबर से। पीछे से कनेक्ट कर दीजिएगा 16 नंबर से। ये कनेक्ट हो गया 16 नंबर से। 16 नंबर को कम्यूटेटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 12 से। 12 के थ्रू कनेक्ट कर देंगे बेटा, इसके जस्ट आगे वाला देखिए, जस्ट आगे वाले यहां था ना, इसके जस्ट आगे वाला 23 नंबर, 23 नंबर से कनेक्ट कर देंगे।
23 नंबर को कनेक्ट कर देंगे 4 नंबर से, इसके आगे 4 नंबर पड़ेगा। 23 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 4 नंबर से। ये 2 नंबर पे जा रहा था, ये कनेक्ट हो जाएगा 4 नंबर पे। चार नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर से वायर आ रहा होगा, 4 नंबर पे वायर आ रहा होगा यहां से। 4 नंबर में वायर कहां से आ रहा है? 23 नंबर से। तेईस नंबर से। ठीक है, 23 नंबर से आया 4 नंबर में, 4 नंबर को हमने कनेक्ट किया 6 नंबर के साथ। और ये जो है 6 नंबर को हम कनेक्ट करेंगे 11 नंबर के साथ। और ये जो 11 नंबर है इसको हम पीछे से कनेक्ट करने वाले हैं, किसके साथ? यहां पर देखिए, इससे कनेक्ट किया था 18 नंबर से, इसको हम पीछे से कनेक्ट करने वाले हैं 18 नंबर के साथ। ये आपका कनेक्ट होगा 18 नंबर के साथ। अठारह नंबर के साथ। 18 नंबर को हम लोग कनेक्ट करेंगे 13 नंबर के साथ। किससे? दैट इज आपका 25 नंबर से। ये कनेक्ट किया 25 नंबर से। और 25 नंबर को एक छूटेगा, देखो यहां पर, ये 6 नंबर के साथ। 25 नंबर देखो टेबल बनी हुई, 25 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 6 नंबर के साथ। छह नंबर के साथ। तो 6 नंबर में यहां से वायर आएगा 25 नंबर से। ये 25 नंबर से वायर आ रहा है 6 नंबर पे। और ये जो 6 नंबर का वायर है इसको कम्यूटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर देना है आपको 13 नंबर के साथ। और 13 नंबर को पीछे से कनेक्ट कर देना है, 13 नंबर को पीछे से कनेक्ट करना है 20 नंबर के साथ। लास्ट वाले देखिए, लास्ट वाला 13 नंबर को पीछे से कनेक्ट कर देना 20 के साथ, बिल्कुल लास्ट में देखिए 13 नंबर को कनेक्ट करना है 20 के साथ। और 20 को कनेक्ट कर देना है आगे के साथ 1 नंबर से। 1 नंबर से। और 1 नंबर से कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर, हेलो, 20 को कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर 1 के थ्रू कनेक्ट करना है 1 के साथ। तो यहां से 1 में जा रहा है, यहां से 1 में जाएगा, 1 में। तो 1 में देखो ये वायर आ रहा है, 1 में ये 30 नंबर से वायर आ रहा है, 1 में 20 नंबर से। 1 में जो वायर आ रहा है वो कहां से आ रहा है? 20 नंबर से। बस ये वाइंडिंग कंप्लीट हो गई। नाउ दिस इज द वाइंडिंग इज कंप्लीटेड। अब हम लोग देखना चाहते हैं भाई कितनी ब्रुश लगने वाली हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। 2 ही ब्रुश लगेंगे, 2 ही पैरेलल पाथ होंगे। टोटल वाइंडिंग मैंने टेबल बनाई हुई थी कम्यूटेटर। आप किसी भी कॉइल के स्टार्टिंग और फिनिश एंड के बीच में आप देख सकते हैं टोटल 7 कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे। ये वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग देखिए मैंने कंप्लीट की है, लेकिन वेव वाइंडिंग हमेशा ऑड नंबर ऑफ स्लॉट के लिए ही हमेशा डिजाइन की जाती है। ऑड नंबर ऑफ स्लॉट, इवन नंबर के लिए कर नहीं पाएंगे, डिजाइन हो नहीं पाएगी। ठीक है। इवन नंबर ऑफ स्लॉट के लिए डिजाइन हो नहीं पाएगी। चलो
अब जरा मैं करंट की डायरेक्शन दिखा देता हूं। देखो दोनों ही जो है, चाहे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल में जो डायरेक्शन होगी करंट की अपोजिट होगी। मैंने नॉर्थ पोल में हमेशा ऊपर माना था, साउथ पोल में आपका नीचे माना था। देखिए पीछे साइड मैंने दिखाया था आपको, जब मैं आपको लैप वाइंडिंग दिखा रहा था, लैप वाइंडिंग मैंने आपको दिखाया था कि नॉर्थ पोल में मैंने करंट की डायरेक्शन कैसी मानी थी, अपवर्ड, और साउथ पोल में डायरेक्शन मानी थी डाउनवर्ड। सेम यहां भी मैं आपको दिखा देता हूं, दो ही आपको जो है यहां पर ब्रुशेज लगानी पड़ेगी। आ जाइए, नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन कैसी मान रहे हैं बेटा, अपवर्ड मान रहे हैं। नॉर्थ पोल के अंदर में करंट की डायरेक्शन कैसी माने, अपवर्ड। नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड मान रहे हैं। साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन कैसी मान रहे हैं बेटा, डाउनवर्ड मान रहे हैं। दिस इज द डाउनवर्ड। नीला कलर ले लेते हैं, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ये तो बेटा किसी के अंडर में नहीं, यहां पर करंट की डायरेक्शन अभी थोड़ी देर में देखेंगे। नॉर्थ पोल में करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड। और साउथ पोल में करंट की डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड। अब देखिए ब्रुश कहां कहां लगेंगी, ये देखिए। पहले हम लोग जो है इन कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को निकाल लेते हैं। इन कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को मैं निकाल लेता हूं। चल आ जाओ जरा, यहां पर देखो, यहां पर दैट इज इस वाले कंडक्टर में करंट, ये वाला कंडक्टर कहां से कनेक्ट है, देखो बेटा ये वाला कंडक्टर यहां से कनेक्ट है। इसमें करंट की डायरेक्शन ब्लैक वाली है ना, ब्लैक वाली, ऐसे करंट जाएगा, इस तरह करंट जाएगा, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। यहां पर करंट की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। देख लीजिए ध्यान से, यहां पर ये वाला कंडक्टर पीछे से कनेक्ट है 20 नंबर से, 20 नंबर में करंट की डायरेक्शन मानो तो यहां पर करंट की डायरेक्शन ये आ जाए। और ये वाले जो कंडक्टर है वो कैसे कनेक्ट है, देखो पीछे से देखो, यहां से देख लो, यहां पर ये ब्लू वाला, ब्लू वाला ऐसे है ना, या फिर यहां से देख लो, यहां से देख लो, ये वाला आगे से कैसे कनेक्ट है, यहां पर, यहां देखो ये ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट। या फिर तुम देखो करंट ऐसे जाना है, इस वाले कंडक्टर में करंट ऐसे जाना है, करंट ऐसे जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाला करंट जाना है। यहां पर करंट कब जाएगा, जब ऐसे करंट आएगा, दिस इज द करंट, दिस इज। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड। हेलो, यहां पर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तभी करंट इस वाले कंडक्टर में कैसा जाएगा, डाउनवर्ड। दिख रहा होगा, दिख रहा है, यहां पर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ये पीछे से ऐसे कनेक्ट है इस वाले से, इसमें करंट की 14 नंबर पे बनानी है आपको। तो यहां पर देखिए करंट नीचे चाहिए, तो करंट यहां से ऊपर गया होगा, ऐसे जाके ये देखो करंट नीचे चला जाएगा, तो यहां पर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी अपवर्ड। चलो अब मैं तुम्हें ब्रुश दिखा रहा हूं, कितनी ब्रुश लगेंगी। ध्यान से देखिएगा कितनी ब्रुश लगेंगी। लैप वाइंडिंग में दो ही पैरेलल पाथ होते तो दो ही ब्रुश लगेंगी। चलो देखो, यहां पर आ जाओ जरा, करंट देखते हैं। करंट ध्यान सुनिएगा, यहां पर ये 20 नंबर से आ रहा है और यहां पर 1 नंबर में, 1 नंबर में करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है बेटा, हेलो, 1 नंबर में यहां से करंट जा रहा है, ब्लैक वाला करंट जा रहा है, ब्लैक वाला करंट जा रहा है। और 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर में कहा भाई, 20 नंबर ये देखो, 20 नंबर, 20 नंबर में करंट जा रहा है। यहां मैं दिखा देता हूं, यहां पर तुम्हें देखो 20 नंबर में, हेलो, 20 नंबर में, 20 वाले में करंट जाना है, 20 वाले में करंट जाना है, एक पे 20, 1 नंबर का जो कम्यूटेटर सेगमेंट है उसमें देखो 1 नंबर और 20 नंबर वाले दो कंडक्टर हैं। 20 नंबर वाले में करंट को जाना है, 20 नंबर वाले में करंट को जाना है, और 1 नंबर वाले में भी करंट को जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है पिंटो? ये आप देखें, कम्यूटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 1 में आपके दो कंडक्टर कनेक्ट है, 1 नंबर वाला, 20 नंबर। 1 नंबर वाले में करंट जा रहा है और 20 वाले में भी करंट जा रहा है, तो दोनों में करंट जा रहा है।
यहां पर दोनों में करंट जा रहा है। तो अगर बेटा इस ब्रश से दोनों कंडक्टर में करंट जाना है तो यहां पर ब्रश से करंट सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करंट आपको क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां मैं ब्रश लगाऊंगा, यहां पर कॉम्यूटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 1 में आपको ब्रश लगाना पड़ेगा और इस ब्रश से आपको करंट क्या करना पड़ेगा, आर्मेचर वाइंडिंग में सप्लाई करना पड़ेगा। चलो यहां पर कॉइल में करंट आईसी मान लेते हैं, आईसी, तो कितना करंट सप्लाई करेंगे, 2IC, 2IC। तो यहां पर कितना करंट जाएगा, आईसी, यहां पर करंट चला जाएगा आईसी और यहां भी करंट चला जाएगा आईसी। ठीक है, कॉइल का करंट है तो आईसी आईसी आ गए। यहां पर आओ कॉमेटेटर नंबर सेगमेंट नंबर 2 में, कॉमेटेटर सेगमेंट नंबर 2 पे आप देखेंगे यहां पर करंट जाना है, ब्लैक वाला करंट जाना है, इसमें तो करंट जा रहा है। और ये 22 नंबर में क्या है करंट, हेलो 22 नंबर देखो जरा, 22 नंबर में देखिए करंट आ रहा है, 22 नंबर में इस वाले से आ रहा है और इस वाले से जा रहा है, तो 22 वाले में करंट आ रहा है। तो बेटा जितना आया उतना चला गया, तो क्या इस वाले कम्यूटेटर सेगमेंट में कोई करंट होगा क्या, कोई करंट नहीं होती, यहां पर ब्रश लगाने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर पे देखो, 3 नंबर पे 5 नंबर में करंट आ रहा है, 5 नंबर में करंट जा रहा है। ठीक है, अब ये 5 नंबर, 24 नंबर में देखो जरा, 24 नंबर में करंट आ रहा है, 24 नंबर में करंट आ रहा है, तो यहां से करंट आ रहा है, तो जितना आया उतना चला गया। तो क्या यहां पर इस वाले कम्यूटेटर नंबर सेगमेंट नंबर में कोई करंट होगा क्या, नहीं, जितना आया उतना चला गया। तो यहां लगाने, यहां पर लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहां पर देखो ध्यान से, 4 नंबर पे आपको लगाना पड़ेगा। 4 नंबर में यहां से करंट आ रहा है, 4 नंबर में यहां से करंट आ रहा है, और यहां पर देखिए बेटा 4 नंबर में दूसरा कंडक्टर कहां से, 26, 26 नंबर देखो, 26 नंबर में भी करंट आ रहा है, 26 नंबर में भी करंट आ रहा है, देखा, 26 नंबर में करंट आ रहा है। तो यहां से भी करंट आ रहा है कॉइल से, यहां से भी, तो यहां पर इस वाले कम्यूटेटर नंबर सेगमेंट में दोनों से करंट आ रहा है, तो करंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, तो ब्रश लगाना पड़ेगा। कितना करंट आएगा, 2IC, यहां से आईसी और यहां से आईसी, 2IC करंट। चलो अब देखो जो है किसी में ब्रश लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भी तुम देख लो, यहां पर कम्यूटेटर नंबर 5 पे देखो, हेलो कम्यूटेटर नंबर 5 में यहां पर, यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट जा रहा है, यहां से 5 वाले में करंट आया और यहां से करंट चला गया, देख लो, यहां से करंट आ रहा है और यहां से करंट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई भी करंट नहीं। यहां पर देखो 6 में, 6 में यहां से करंट आया और उतना ही करंट चला गया, यहां से करंट आया और यहां से करंट चला गया। यहां पर देखो 7 नंबर पे देखो, 7 नंबर में, 7 नंबर में यहां से करंट आया और यहां पर करंट चला गया। 7 नंबर में देखो, 7 नंबर में करंट आया और करंट चला गया। 8 नंबर पे देखो, 8 नंबर में यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जा रहा है और यहां से करंट आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर करंट जा रहा है और यहां पर करंट आ रहा है, आया उतना ही चला गया। यहां पर देखो, यहां पर करंट आया और यहां पर करंट चला गया, आया चला गया। 11 नंबर पे देखो, 11 नंबर पे यहां पर करंट जा रहा है और यहां से करंट आ रहा है। ठीक है ना, यहां से करंट आपका जो है आ रहा है, यहां करंट जा रहा है। उसके बाद देखो 12 में, 12 यहां पर करंट, यहां पर ये 12 रेड वाले से जुड़ा है, ये रेड वाले से, यहां पर करंट जा रहा है और यहां से करंट आ रहा है, यहां से करंट जाना है और यहां से करंट को आना है। 13 नंबर पे देखो, 13 नंबर पे, 13 नंबर में यहां करंट जा रहा है और यहां से करंट आ रहा है, कोई भी नहीं है। और 1 नंबर में तो तुम बना ही चुके हो। ठीक है, 1 नंबर के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, यहां पर फिर से ब्रूस 1 नंबर के बाद रिपीट है। देखो 13 सेगमेंट है, कितनी ब्रूस लगी, 2 ब्रूस। कितने पैरेलल पाथ है, हेलो कितने पैरेलल पाथ है, देखो यहां से करंट डिवाइड हो रहा है और यहां पर करंट आके मीट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कितने पैरेलल पाथ है, 2 पैरेलल पाथ है, जहां से करंट आपका डिवाइड होगा, जहां मीट करेगा, दैट इज 2 ही जगह करंट डिवाइड हो रहा है, 2 ही जगह करंट मीट कर रहा है। कितने पैरेलल पाथ, 2 पैरेलल पाथ है। वेव वाइंडिंग में 2 पैरेलल पाथ होते हैं हमेशा, चाहे कितने पोल थे, देखो 4 पोल थे, पोल से कोई लेना देना नहीं, हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा क्या होंगे, फिक्स होंगे। लिखे जरा, लिखिए। अब हम बात करते हैं जरा डमी कॉइल के बारे में।
तो लिखिए जरा, वेव वाइंडिंग in wave winding in the wave winding the number of parallel path, the number of parallel path जिसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा फिक्स होंगे 2, और ये इंडिपेंडेंट होंगे, विच आर इंडिपेंडेंट पैरेलल, विच आर इंडिपेंडेंट टू द नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल से क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। पोल चाहे जितने हो लेकिन पैरेलल पाथ हमेशा दोगे। जितने बेटा पैरेलल पाथ होंगे उतनी ब्रुसेज होंगी। क्या? हेलो, कितने पैरेलल पाथ है? 2 पैरेलल पाथ। तो कितनी ब्रुश की जरूरत पड़ रही? केवल 2 ही ब्रुश की जरूरत पड़ रही। एक से हम करंट को देंगे और एक से करंट को कलेक्ट करेंगे। 2IC एंड दैट इज द 2IC। 2 पैरेलल पाथ है, 2IC करंट जाएगा, फिर आर्मेचर का, इसी को आर्मेचर करंट जाएगा, आधा आधा आर्मेचर करंट डिवाइड होगा और यहाँ से आधा आधा आर्मेचर करंट कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को जनरली आर्मेचर करंट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? यही आपका आर्मेचर करंट है। जब वाइंडिंग में आर्मेचर करंट जाएगा तो आधा आधा डिवाइड होगा, 2 पैरेलल पाथ है। यहां पर लिखे द नंबर ऑफ ब्रुसेज ऑलवेज, वेव वाइंडिंग में केवल 2 ही ब्रुसेज की जरूरत होगी। In the wave winding, the number of brushage is equal to 2 only। ब्रुसेज का नंबर हमेशा पैरेलल पाथ के नंबर के बराबर होगा। वेव वाइंडिंग में केवल और केवल हमेशा 2 ही ब्रुश की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। अच्छा, इस वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग क्यों बोल रहे हैं? जरा देखो, वेव वाइंडिंग इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी आप देखेंगे ये जो वाइंडिंग है वेव की तरह। ध्यान से सुनिएगा, देखो ध्यान से सुनिएगा। यहां से देखिए मेरी कॉइल स्टार्ट हुई, यहां से कॉइल मेरी स्टार्ट हुई यहां से। देखो पिछली बार क्या था, यहां पर वेव कैसे चलती है बेटा? वेव ऐसे चलती है क्या? हेलो, जो वेव होती है, कोई भी वेव होती है वो ऐसे ऐसे तो चलती है ना, कि वेव ऐसे चलती है? वेव ऐसे नहीं चलती। लैप वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग नहीं बोला था। देखो जरा लैप वाइंडिंग में क्या था। लैप वाइंडिंग में कैसे वेव चल रही थी जरा देखिए। लैप वाइंडिंग जो मैंने बनाई थी, लैप वाइंडिंग में जो वाइंडिंग थी, देखो यहां से स्टार्ट हो रही थी, ये पहली कॉइल थी, ये दूसरी कॉइल थी। देखो लैप वाइंडिंग कैसे चल रही है, ये कैसे चल रही है? लाइक दिस। लैप वाइंडिंग ऐसे ऐसे चल रही है। इस तरह से वेव नहीं चलती है, इस तरह से वेव नहीं चलती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन वेव वाइंडिंग में देखिए जरा, वेव वाइंडिंग में क्या ये वेव की तरह चलेगी? इधर देखिए, वेव वाइंडिंग में वेव कैसे चल रही है, फिर वाइंडिंग कैसे चल रही, देखिए। वेव वाइंडिंग में जो वाइंडिंग है, देखो यहां से स्टार्ट हुई वाइंडिंग, ये स्टार्ट हुई वाइंडिंग, कैसे चल रही है? क्या वाइंडिंग वेव की तरह चल रही है? हेलो, वाइंडिंग क्या वेव की तरह चल रही है? देखा आपको, वाइंडिंग वेव की तरह चल रही है। देखिए, दिस इज द वेव, दिस इज द वेव, वेव की तरह है। क्योंकि यहां पर जो वाइंडिंग है वो वेव की तरह डिजाइन होती है, इसलिए इस वाइंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव वाइंडिंग बोलते हैं। लिखिए जरा, वेव वाइंडिंग का जब मैंने डायग्राम बनाया है तो वाइंडिंग आपकी ऐसे ऐसे डिजाइन है, वेव की तरह डिजाइन है। तो लिखिए जरा, पॉइंट लिखेंगे, द वाइंडिंग इन द वेव डायग्राम,
वेव वाइंडिंग में जो वाइंडिंग डायग्राम है वो वेव की तरह है। इन द वेव वाइंडिंग, इन द वेव वाइंडिंग, द वाइंडिंग डायग्राम, जब आपने वेव वाइंडिंग का वाइंडिंग डायग्राम बनाया, वाइंडिंग डायग्राम, वाइंडिंग डायग्राम, प्रोग्रेसिव मीन्स होता है आगे चलना, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव बनाया आगे। इन द वेव वाइंडिंग द वाइंडिंग डायग्राम प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस या फिर प्रोग्रेस लाइक ए वेव, लाइक ए वेव, वेव की तरह वो आगे बढ़ रही है। जो वाइंडिंग डायग्राम है वेव की तरह आगे बढ़ रहा है। सो दैट, सो दैट, सो दैट दिस वाइंडिंग, so that this winding is known as wave winding, known as wave winding। ऐसे नाम नहीं रखा है वेव वाइंडिंग, देखना चाहिए कि वेव की तरह आगे बढ़ रही है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, जो वेव वाइंडिंग होती है वो हमेशा कितने स्लॉट के लिए भरी जाएगी। हमेशा जब आपका आर्मेचर डिजाइन होते हैं, जनरली जो आर्मेचर डिजाइन होता है वो इवन नंबर के लिए डिजाइन होते हैं, लेकिन इवन नंबर के लिए आप भर नहीं पाएंगे, आप ऑड नंबर के लिए 24 स्लॉट होंगे तो 23 के लिए भरेंगे, 21 के लिए, तो कुछ स्लॉट छूट जाएंगे, ठीक है। और जो स्लॉट छूट जाएंगे, हमारा रोटर एक जगह वाइंडिंग भरी, एक जगह वाइंडिंग नहीं भरी है, तो हमारा जो है जो रोटर मैकेनिकल जब चलेगा तो आपका जो है स्मूथ नहीं चलेगा। जहां पर जो है वाइंडिंग भरी होगी वहां पर दब जाएगा और जहां नहीं वहां उठ जाएगा। जब चलेगा तो स्मूथ रोटेशन नहीं होगा, आप गड़ 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 की आवाज आएगी। तो मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए जो स्लॉट छूट गया है उसमें हम लोग जो है एक क्वाइल पुट कर देंगे, उस क्वाइल को बोलते हैं दैट इज डमी क्वाइल। लेकिन उस क्वाइल को आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं कर, उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वाइंडिंग ओपन रहेगी, केवल रखी हुई है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिख रहा हूं यहां पर, लिखिए जरा लिखिए, जनरली जब डीसी मशीन का आर्मेचर डिजाइन किया जाता है तो इवन नंबर ऑफ स्लॉट के लिए डिजाइन किया जाता है। जनरली लिखिए, जनरली मतलब प्रायः, अधिकतर, जनरली द आर्मेचर ऑफ। अच्छा ये बताओ, लैप वाइंडिंग में ऐसा था क्या कि लैप वाइंडिंग में हम इवन नंबर स्लॉट के लिए वाइंडिंग भरते? लैप वाइंडिंग में कितने भी स्लॉट हो हमेशा भरा जाता था, तो वहां कोई स्लॉट छूटता नहीं था हर एक स्लॉट में। वहां पर आपको कोई स्लॉट छूटेंगे तो डमी वाइंडिंग की, लेकिन यहां पर स्लॉट छूटेगा क्योंकि इवन स्लॉट बनेंगे। इवन स्लॉट के लिए आप वाइंडिंग डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ऑड स्लॉट के लिए तो केवल ऑड ही स्लॉट भर पाएंगे, कुछ स्लॉट छूट जाएंगे, तो यहां पर हमें डमी कॉइल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जनरली द आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन, generally the armature of DC machine is designed for even number of slots, even number of slots, and in the wave winding, in the wave winding, in the wave winding, in the wave winding, we generally used odd number of slots, odd number of slots. Therefore, in the case of wave winding, some slots are unused,
अनयूज्ड और अनफिल्ड, अनफिल्ड, अनफिल्ड। तो हमारे कुछ स्लॉट क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे, जिसकी वजह से जो मेरा कुछ स्लॉट आपके क्या होंगे, अनफिल्ड होंगे। तो वेव वाइंडिंग के केस में जब कुछ स्लॉट अनफिल्ड होंगे तो हमारा जो आर्मेचर है वो मैकेनिकली बैलेंस नहीं होगा, एक जगह पे भार उसका ज्यादा होगा, एक जगह भार कम होगा। ध्यान सुनिए, ये हमारा जो है आर्मेचर है, एक जगह भारी एक जगह, तो जहां भारी वहां धंस जाएगा और उठ जाएगा। जब चलेगा तो क्या एक समान चल पाएगा, क्या नहीं चल पाएगा, मैकेनिकल बैलेंस। तो हमारा जो है मैकेनिकली वेट सब जगह बराबर होना चाहिए। तो जो स्लॉट छूटा है वहां पर आपको केवल क्वाइल पुट कर देने, जिस क्वाइल को पुट करेंगे उसको आर्मेचर से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसमें कोई भी ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, वो केवल मैकेनिकली बैलेंस के लिए रखा गया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, तो यहां पर लिखेंगे hence in the case of wave winding, the armature is not mechanically balanced. Hence, in the case of wave winding, armature is not mechanically balanced. लेकिन लैप वाइंडिंग में ऐसा नहीं था, लैप वाइंडिंग में सारे स्लॉट यूज होते हैं, मैंने लैप वाइंडिंग दिखाया था। लैप वाइंडिंग चाहे इवन स्लॉट हो चाहे ऑड, जितने भी स्लॉट देंगे सारे स्लॉट में यूज होगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में ऐसा नहीं होगा, वेव वाइंडिंग में हमेशा ऑड स्लॉट ही क्या करेंगे, यूज करेंगे, कुछ स्लॉट छूटेंगे, जिसकी वजह से हमेशा वेव वाइंडिंग जब डिजाइन होगी तो आर्मेचर मैकेनिकली कैसा होगा, बैलेंस। आर्मेचर इज नॉट मैकेनिकली बैलेंस। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, वेव वाइंडिंग में आर्मेचर को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डमी कॉइल। तो लिख रहा हूं, so that in the case of wave winding, so that in the case of wave winding, so that in the case of wave winding, आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस, आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस का मतलब हर जगह वेट समान हो जाए, मैकेनिकली बैलेंस्ड करने के लिए मैकेनिकली बैलेंस्ड करने के लिए डमी क्वाइल यूज करते हैं। जब भी वेव वाइंडिंग आप डिजाइन करेंगे तो डमी क्वाइल आपको जो है कुछ स्लॉट भरने पड़ेंगे, करने के लिए डमी क्वाइल यूज करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, डमी क्वाइल का क्या काम है। तो मैंने आपको बताया डमी क्वाइल कहां यूज होगी, मैं यहां पर लिख देता हूं, लैप वाइंडिंग में आर्मेचर का कोई भी स्लॉट नहीं छूटता है, इसलिए वहां पर डमी क्वाइल यूज नहीं करते हैं। बड़ा बड़ा नोट लगाइए, लैप वाइंडिंग में आर्मेचर के सभी स्लॉट यूज करते हैं। इसलिए इसलिए लैप वाइंडिंग में डमी क्वाइल यूज नहीं करते हैं, डमी क्वाइल यूज नहीं करते हैं।
तो जरा हेडिंग डाल लीजिए डमी क्वाइल। और इसका एक मैथमेटिकल रूल भी होता है, डमी क्वाइल कब यूज करनी है। जैसे मान लो जो है, जरूरी नहीं कि हम देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप मशीन खोलेंगे, डीसी मशीन खोलेंगे, तो 95% मशीन के आर्मेचर में हमेशा इवन नंबर ऑफ स्लॉट होंगे। लेकिन हो सकता है कुछ मशीन में ऑड नंबर ऑफ स्लॉट हो। ऑड नंबर ऑफ स्लॉट अगर होंगे और वेव वाइंडिंग हमने उसमें कर दी, तो क्या स्लॉट छूटेगा? क्या नहीं छूटेगा। तो वहां पर हमें डमी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार आर्मेचर में इवन नंबर ऑफ स्लॉट होगा और वहां वेव वाइंडिंग, तो वहां स्लॉट छूट जाएगा। तो वेव वाइंडिंग के केस में डमी कॉइल की मोस्ट ऑफ द टाइम आवश्यकता होती है और कई बार आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लैप वाइंडिंग में कभी भी स्लॉट छूटेगा नहीं, तो वहां पर कभी भी आपको डमी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैथमेटिकली इस चीज को हम लोग जो है कैसे निकाल सकते हैं? अगर स्लॉट मालूम है तो बता सकते हैं, लेकिन इस चीज को कॉम्यूटेटर पिच से भी बताया जा सकता है। ठीक है, किससे? कॉम्यूटेटर पिच। अगर कॉम्यूटेटर पिच आपकी कैसी आ रही है, इंटीजर नंबर आ रही है, तो कभी भी जो है उस वाइंडिंग में डमी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लैप वाइंडिंग में आप देखें, कॉम्यूटेटर पिच या तो +1 थी या तो माइनस, हमेशा इंटीजर थी, तो लैप वाइंडिंग में कभी भी डमी कॉइल की जरूरत नहीं है। लेकिन वेव वाइंडिंग में जब आप कॉम्यूटेटर पिच का फार्मूला लगाएंगे, Z +-2 डिवाइडेड बाई P, तो ये नंबर आपका जो है अगर इंटीजर आएगा तो आपको डमी कॉइल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर आपका फ्रैक्शनल आ गया तो डमी कॉइल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, सुनिएगा जरा। मैथमेटिकली जो है कॉम्यूटेटर पिच से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डमी कॉइल का यूज करना है कि नहीं करना बता सकते हैं। और उसके लिए अगर आपको कॉम्यूटेटर में कितने कंडक्टर लगाने और कितने पोल है ये आपको दिया है तो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, लिखिए जरा कॉन्सेप्ट ऑफ डमी कॉइल, या फिर आप हेडिंग डाल लो डमी कॉइल। पहला काम है डमी कॉइल का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ डमी कॉइल। डमी कॉइल का काम है, ये जो कॉइल होगी ये रोटर को क्या प्रोवाइड करेगी, मैकेनिकली बैलेंस प्रोवाइड करेगी। क्या ये डमी कॉइल आर्मेचर की किसी वाइंडिंग से कनेक्ट होगी? इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होगी। तो इसमें ना तो कोई करंट फ्लो करेगा ना तो कोई ईएमएफ जनरेट होगा। तो पहले लिखो, लिखिए जरा। ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ, ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ वेव वाइंडिंग in the armature of DC machine। जब आप डीसी मशीन के आर्मेचर में वेव वाइंडिंग डिजाइन करेंगे, देन सम टाइम, देन, अब देखो मोस्ट ऑफ द, अगर इवन नंबर ऑफ स्लॉट होंगे तो स्लॉट छूट जाएंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ स्लॉट आर्मेचर तो स्लॉट नहीं छूटेंगे। तो सम टाइम लिख रहा हूं। कई बार जो है आपका जब वेव वाइंडिंग डिजाइन करेंगे और इवन नंबर ऑफ स्लॉट होंगे तो हमेशा ऑड नंबर ऑफ स्लॉट के लिए कुछ स्लॉट छूट जाएंगे। अगर आर्मेचर में ऑड ही नंबर ऑफ स्लॉट बनाए तो स्लॉट नहीं छूटेंगे। तो देन सम टाइम, देन सम टाइम, sometime some slots, sometime some slots are, some slots in the armature are unused, तो कुछ समय कुछ स्लॉट आर्मेचर में क्या होंगे, अनयूज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल
For example, if the armature of DC machine having 20 slots, अगर आर्मेचर में 20 स्लॉट्स है एंड we will design wave winding in the armature, then we will only use odd number of slots. फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर में 20 स्लॉट है, 17 स्लॉट यूज कर लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ स्लॉट, दैट इज लेट 17 स्लॉट्स। ठीक है, कितने स्लॉट यूज करें? 17, क्योंकि जब भी वेव वाइंडिंग डिजाइन करेंगे तो ऑड नंबर के लिए डिजाइन होगी। तो जो मेरा आर्मेचर है उसमें जो है 3 स्लॉट क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। ठीक है, यहां मैं आर्मेचर बना देता हूं। आर्मेचर टोटल मेरे पास कितने स्लॉट है? 20 स्लॉट है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, और इसमें तुमने वेव वाइंडिंग डिजाइन कर दी। चलो, वेव वाइंडिंग में 17 स्लॉट फिल्ड है। जो यहां पर क्या डिजाइन किया? वेव वाइंडिंग। टोटल स्लॉट है 20, यूज स्लॉट है 17, अनयूज्ड स्लॉट्स है 3। चलो, ये आपका स्लॉट नंबर 1 है, ये स्लॉट नंबर 2 है, ये स्लॉट नंबर 3 है, इसी तरह ये डॉट डॉट डॉट, ये स्लॉट नंबर मान लीजिए 14 है, ये स्लॉट नंबर 15 है, 16 17 18 19 एंड दिस इज 20। ठीक है, अब इस 20 स्लॉट में से तुमने 17 स्लॉट भर दिए। मान लो 17 स्लॉट ये भर दिए तुमने, ये वाला 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। ये तुम्हारे यूज है, और ये 3 आपके अनयूज है। दीज आर द अनयूज्ड स्लॉट, 3 आपके अनयूज्ड है। ये भी कैसा स्लॉट है? अनयूज्ड। और ये भी कैसा है बेटा? अनयूज्ड स्लॉट। ये आपका अनयूज्ड स्लॉट है। अब जो है देखो, रोटर मेरा मैकेनिकली बैलेंस नहीं, कहीं पर ज्यादा भारी और कहीं पर कम भारी है। तो आपका जब जो है रोटर चलेगा तो रोटेट सही से करेगा नहीं, ऊपर नीचे रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डमी कॉइल्स यूज करेंगे। नाउ दे वी कैन बी यूज, जो हमारे अनयूज्ड स्लॉट है उसमें ब्लैक कलर की मैंने क्या यूज किया? डमी कॉइल। ये आर्मेचर से नहीं कनेक्ट होगा, दिस इज द डमी कॉइल। डमी कॉइल, डमी कॉइल।
ठीक है, और डमी कॉइल रखते ही रोटर मैकेनिकली बैलेंस हो जाएगा और स्मूथ रोटेशन मिल जाएगा। Sometimes some slots are unused. कई बार आपको जो है स्लॉट छूटेंगे, कई बार अगर जो है यहां पर अगर ऑड नंबर ऑफ स्लॉट होते तो डमी कॉइल की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर ये लिख लीजिएगा, हमें लिखना भूल गया। ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ वेव वाइंडिंग द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन समटाइम्स सम स्लॉट इन द आर्मेचर आर अनयूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकली बैलेंस इन द आर्मेचर वी विल यूज डमी कॉइल। तो यहां पर ये लिख लेते हैं, therefore sometime in the case of wave winding the armature of DC machine is not mechanically balanced. तो कई बार जो है आपका वेव वाइंडिंग के केस में आर्मेचर मैकेनिकली बैलेंस नहीं होगा। इसको मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए आर्मेचर को वेव वाइंडिंग के केस में सम टाइम आर्मेचर को मैकेनिकली बैलेंस करना पड़ेगा, जिसके लिए डमी कॉइल यूज करते हैं। बना लिया क्या? चलो, यहां पर पहला एग्जाम्पल लिया था, ये एग्जाम्पल नंबर 1। यदि हम जो है तो यहां पर डमी कॉइल यूज करनी पड़ेगी यदि आर्मेचर में ऑड नंबर ऑफ स्लॉट है। इफ द आर्मेचर इज हैविंग ऑड नंबर ऑफ स्लॉट, जैसे मान लीजिए 21, देन in the designing of wave winding in the armature no dummy coils is used। तब आपको डमी कॉइल यूज करनी नहीं पड़ेगी। तब आपको डमी कॉइल की जरूरत नहीं है वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में डमी कॉइल की आवश्यकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा कितने स्लॉट है। इवन होंगे हमेशा ऑड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इवन होंगे तो हम ऑड ही यूज करेंगे तो छूटेंगे। so that to the balance, so that sometime to balance the armature of DC machine in case of sometime to balance to mechanical balance, so that sometime to balance the armature to so that sometime to mechanically balanced, sometime to balance the armature of DC machine mechanically
mechanically, sometime to balance the armature of DC machine mechanically. Dummy coils are used in the wave winding. वेव वाइंडिंग में मैकेनिकली बैलेंस करने के लिए डमी कॉइल्स को यूज करना पड़ेगा. डमी कॉइल लिखिए जो इलेक्ट्रिकल आइसोलेटेड कॉइल होती है, ये किसी से कनेक्ट नहीं होती. डमी कॉइल्स आर नॉट कनेक्टेड टू आर्मेचर कॉइल, दीज आर द इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कॉइल. Dummy coils are not electrically connected with the armature winding. आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं होती. Dummy coils are not electrically connected with the armature winding. So these are the electrically isolated coils, so that dummy coils are electrically isolated coils, only provide the mechanically balance to the armature, only provide mechanical balanced to the armature of DC machine. अब कॉम्यूटेटर से भी हम लोग बता सकते हैं, अगर किसी आर्मेचर में कॉम्यूटेटर पिच कैसी है. अब मैं बता रहा हूं कि कॉम्यूटेटर पिच को देख के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डमी वाइंडिंग यूज होनी है कि नहीं होनी. अगर किसी वाइंडिंग को डिजाइन करते समय कॉम्यूटेटर पिच इंटीजर आ जाएगी तो वहां पर आपको उस वाइंडिंग को डिजाइन करते समय डमी कॉइल की आवश्यकता नहीं. लिखिए जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिए. इफ, ये तो मैंने आपको नॉर्मल बता दिया, इतना सब नहीं करना है, आपको केवल कॉम्यूटेटर पिच देखनी है. इफ द कॉम्यूटेटर पिच, लैप वाइंडिंग में हमेशा इंटीजर आएगा, कॉम्यूटेटर पिच इंटीजर है तो वह आपको डमी कॉइल की जरूरत नहीं है. इफ द कॉम्यूटेटर पिच, हेलो, कॉम्यूटेटर पिच जिसको हम वाईसी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इज एन इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, देन नो डमी कॉइल is required in the armature winding. यदि आपका जो है if the commutator pitch YC is not equal to an integer number, equal to integer number, then we will require the dummy coil
in the armature for the mechanical balance. अब जरा हम बात करते हैं भाई लैप वाइंडिंग में, जरा ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन लैप वाइंडिंग, नोट लगाइए, इन लैप वाइंडिंग द कम्यूटेटर पिच YC is always an integer number. That is YC कितना था, +-1, so that in the lap winding no dummy coils are required. इसलिए वहां पर डमी कॉइल की जरूरत नहीं थी। लेकिन वेव वाइंडिंग में देखेंगे कम्यूटेटर पिच कुछ भी आ सकती है, इंटीजर भी आ सकती है, नॉन इंटीजर। मैं एग्जांपल ले सकता हूं, नोट लगाइए। इन द वेव वाइंडिंग कम्यूटेटर पिच का फार्मूला क्या था, Z +-2P। दिस इज द फार्मूला, ये आपका फार्मूला था, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ स्लॉट यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए 20 स्लॉट है, 20 स्लॉट डबल कॉइल है, डबल दैट इज नथिंग बट द, आपके पास डबल लेयर वाइंडिंग है, तो जितने स्लॉट होंगे, कंडक्टर चाहिए, हेलो यहां पर कंडक्टर चाहिए, तो एक स्लॉट में 2 कंडक्टर होते हैं। तो अगर 20 स्लॉट पूरे 20 स्लॉट इवन नंबर स्लॉट है, पूरे इवन नंबर स्लॉट अगर भरना चाहेंगे तो कितने कंडक्टर, 40 हो जाएगा, 40। और 4 पोल की मशीन है, तो आप जो है डिजाइन कर नहीं पाएंगे, कोई इंटीजर आएगा नहीं, ठीक है। मैं दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है वेव वाइंडिंग के केस में कम्यूटेटर पिच का फार्मूला ये है, प्लस लेके चलना है प्रोग्रेसिव के लिए, और बेटा माइनस लेके चलना है रेट्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर and that is negative for रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, ठीक है। चलो यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आ सकता है वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं जेड की वैल्यू लेके चल रहा हूं 40, जेड की वैल्यू कितने कंडक्टर लेके चलो, 40 कंडक्टर यूज करो, मतलब कितने स्लॉट यूज करो, इवन की ऑड, 40 कंडक्टर्स। 40 कंडक्टर है तो कितने स्लॉट की जरूरत पड़ेगी, 40 कंडक्टर को भरने के लिए, डबल लेयर के लिए 20 स्लॉट ना, पिंटू 20 फॉर डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग, the number of slot required is equal to 20, ठीक है। पोल लेके चल रहे हैं 4 पोल, अगर आप 20 स्लॉट के लिए वाइंडिंग भरने जाते हो, क्या वाइंडिंग भर पाएंगे क्या इवन नंबर के लिए,
वेव वाइंडिंग भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। देखिए ठीक है, दैट इज यहां पर जो है आपको डमी कॉइल यूज करनी पड़ेंगी अगर ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम 20 स्लॉट के लिए नहीं भर पाएंगे, या तो हमें 19 भरना पड़ेगा या तो आपका दैट इज 21 भरना पड़ेगा। तो 20 के लिए तो भर नहीं पाएंगे, तो 20 अगर भरने हैं तो कुछ डमी कॉइल हमें क्या करनी पड़ेंगी, यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ वाईसी कैसा आ जाएगा, वाईसी देखो 40 + 2 प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, दिस इज द 4, 42/2 ये आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा समथिंग, इंटीजर नहीं आएगा। तो यहां पर अगर आप इस वाइंडिंग को भरना चाहते हैं, 40 कंडक्टर को भरना चाहते हैं, तो इवन स्लॉट में नहीं भर पाएंगे, ऑड नंबर ऑफ स्लॉट की जरूरत पड़ेगी। ऑड नंबर का मतलब है कि कुछ आपको डमी क्वेल्स, या तो कुछ कंडक्टर हटाने पड़ेंगे या तो कुछ डमी क्वेल्स पुट करना पड़ेगा, तब जाके मैकेनिकली बैलेंस होगा। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, केवल मैं ये दिखाना चाहता था कि आपको जो है ये यहां पर जो है वेव वाइंडिंग के केस में ये आपका इंटीजर भी आ सकता है और नॉन इंटीजर भी आ सकता है। देखिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं, दैट इज फॉर अगर जेड की वैल्यू आपकी 40 है, कितने कंडक्टर आपको भरने, 40 कंडक्टर, 4 पोल की मशीन है, तो वाईसी निकालूंगा, भरने के लिए आपको जो है डमी कॉइल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इवन नंबर ऑफ स्लॉट के लिए भरना है, इवन नंबर के लिए ऑड, आपको स्लॉट और एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे, या तो आपको जो है कुछ कंडक्टर कम करने पड़ेंगे, या तो 19 में भरिए या तो 21 में भरिए। 21 में भरने के लिए जो एक स्लॉट एक्स्ट्रा है ना, उस स्लॉट में डमी कॉइल भरनी पड़ेगी ना। वाईसी इक्वल टू कितना आएगा, 40 प्रोग्रेसिव वाइंडिंग ले लेते हैं, 2/4 कितना आ जाएगा, 42/4, तो आ जाएगा 10 कितना आएगा बेटा जब डिवाइड करेंगे, 10 कितना आएगा, 10.4, 0.5 है। दस दशमलव पांच नॉन इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर नंबर है, सो दैट डमी क्वाइल्स इज यूज्ड इन दिस केस। 40 कंडक्टर की अगर वाइंडिंग डिजाइन करना है तो 40 कंडक्टर जब भरेंगे तो इंटीजर नंबर नहीं आएगा, तो आपको कुछ डमी कॉइल्स यहां पर यूज करनी पड़ेगी, तब जाके 40 कंडक्टर की वेव वाइंडिंग आप डिजाइन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए 38 कंडक्टर होते, 38 कंडक्टर का मतलब 19 स्लॉट, तो क्या डमी कॉइल की जरूरत पड़ती क्या, और नंबर ऑफ स्लॉट है इसमें नहीं पड़ती। तो देखो P इज इक्वल टू 4 पोल, यहां पर वाईसी निकालो, इस केस में कॉम्यूटेटर पिच 38 + 2 डिवाइडेड बाई 4, 40/4 दैट इज 10, इंटीजर आ जाएगा, दिस इज ए इंटीजर। यहां पर डमी कॉइल की जरूरत नहीं है। अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो आप डायरेक्टली जो है ऑड नंबर ऑफ स्लॉट होंगे, ऑड नंबर स्लॉट के डिजाइन हो जाएगी, डमी कॉइल की जरूरत नहीं है। सो दैट नो डमी कॉइल, ऑड नंबर के लिए डिजाइन करना है, ऑड नंबर के लिए डिजाइन, कंडक्टर ऑड ही नंबर पे आएंगे 38, डमी नो डमी कॉइल्स इज रिक्वायर्ड इन दिस केस। अगर आपके पास 38 कंडक्टर हैं, 4 पोल है, तो इनको आप बड़ी आसानी से वेव वाइंडिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर सारे कंडक्टर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे 19 स्लॉट में। लेकिन यहां पर 40 कंडक्टर है तो वो कनेक्ट हो नहीं पाएंगे, कुछ डमी कॉइल करने पड़ेंगे। 21 नंबर ऑफ स्लॉट में भरेंगे 40 कंडक्टर को, हेलो 40 कंडक्टर वैसे 20 स्लॉट में भरने चाहिए, लेकिन 20 में मतलब इवन के लिए डिजाइन कर नहीं पाएंगे, तो एक स्लॉट हमें और भरना पड़ेगा, उसमें हम डमी कॉइल भर देंगे, ठीक है, बीच में छोड़ के, तो हमारा भर जाएगा, और नंबर ऑफ स्लॉट के लिए डिजाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं
कि वेव वाइंडिंग के केस में जो कम्यूटेटर पिच है वो कैसी आ सकती है, इंटीजर भी आ सकती है और नॉन इंटीजर। हेलो, वेव वाइंडिंग के केस में जो कम्यूटेटर पिच है वो इंटीजर भी आ सकती है और नॉन इंटीजर भी आ सकती है ना। तो वेव वाइंडिंग के केस में डमी कॉइल की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं, लिखिए जरा। इन द केस ऑफ therefore in the case of wave winding, therefore in the case of wave winding, commutator pitch लैप में वो हमेशा इंटीजर है। कम्यूटेटर पिच yc इज इक्वल टू z प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई p may be integer or may not be an integer number, so that इंटीजर भी हो सकता है, नहीं अगर इंटीजर होगा तो डमी कॉइल की जरूरत नहीं, इंटीजर नहीं होगा तो डमी कॉइल आपको लगानी पड़ेगी। सो दैट इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग, so that in the case of wave winding, dummy coils, sometime dummy coils are required, sometime dummy coils are required। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, एक मैंने यहां पर आपको पॉइंट लिखाया था जब मैं आपको डिफरेंस लिखा रहा था, मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, उस पॉइंट को मैंने क्लियर किया है और उसको क्लियर करने के लिए इतना सब चीजें बताना पड़ा। और इस चीज से आपको एक और फायदा होगा कि अभी हम लोग जो है दैट इज इक्वलाइजर रिंग पढ़ेंगे, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। मैंने क्या लिखाया था यहां पर पढ़िए, इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग डमी कॉइल्स आर एग्जिस्ट, या फिर डमी कॉइल्स आर रिक्वायर्ड इन द वेव वाइंडिंग। ठीक है, लैप वाइंडिंग में हमेशा कम्यूटेटर पिच कैसी आएगी, इंटीजर आएगी हमेशा, तो यहां पर डमी कॉइल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर वेव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच इंटीजर भी आ सकती है और नॉन इंटीजर। इंटीजर आएगी तो डमी कॉइल की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार नॉन इंटीजर भी आएगी तो डमी कॉइल की जरूरत पड़ने वाली कहां पर, वेव वाइंडिंग में। क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? अब हम लोग चलने वाले हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, दैट इज इक्वलाइजर रिंग। लैप वाइंडिंग में एक दिक्कत होती है, इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ती है, लेकिन वेव वाइंडिंग में आपको इक्वलाइजर रिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए इक्वलाइजर रिंग। कंस्ट्रक्शन का ये लास्ट पॉइंट है इक्वलाइजर रिंग, इसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने जो है ईएमएफ इक्वेशन पे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, लास्ट पॉइंट डाल लीजिए, दैट इज इक्वलाइजर। ये वो ऐसे कोई चीज पढ़ाता नहीं है, जो भी आप देखेंगे डिप्लोमा लेवल पे सब पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, पूछी जाती हैं। डीसी मशीन सबसे ज्यादा टफ लगती है डिप्लोमा वालों को, क्यों? क्योंकि पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन सारी चीजें आप प्रॉपर समझेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट हेडिंग इक्वलाइजर रिंग। इक्वलाइजर रिंग लैप वाइंडिंग में थोड़ा ऊपर कर दे, क्या करना है इसमें? कम्यूटेटर पिच को देख के बताया जा सकता है कि कब हमारी जो है वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग की दैट इज डमी कॉइल की जरूरत है, कब नहीं है। तो इक्वलाइजर रिंग को कल करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी आपकी सिंक्रोनस की क्लास है। ठीक है, मैं सर को फोन करके पूछ लेता हूं, क्योंकि सर आ गए हैं, मे भी आपकी सिंक्रोनस की क्लास लेंगे जो है। ठीक है, तो क्लास होगी तो अभी मैसेज कर देंगे आपको जो है। ठीक है, मैं फोन में बात कर लेता हूँ एक बार। चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इक्वलाइजर रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके समझेंगे सर्कुलेटिंग करंट क्या होता है, इक्वलाइजर रिंग की वजह क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि आपका
जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं। जब पैरेलल पाथ ज्यादा होते हैं तो कई बार जो है क्या होता है कि किसी वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा इंड्यूस हो जाता है, किसी में कम, तो जिसकी वजह से वोल्टेज डिफरेंस की वजह से सर्कुलेटिंग करंट आ जाता है। और इस सर्कुलेटिंग करंट की वजह से कुछ जो है जो ब्रुसेज होंगी वो ओवर लोडेड हो जाएंगे, कुछ अंडर लोडेड। जो ओवर लोडेड हो जाएंगे वो डैमेज हो जाएंगे। तो डैमेज होने से बचाने के लिए सर्कुलेटिंग करंट हमेशा आएगा, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम उस सर्कुलेटिंग करंट को ब्रुश से पास करने से रोक देंगे, जिसकी वजह से ब्रुश ओवरलोड नहीं होगी और ब्रुश डैमेज नहीं होगी। उसके लिए एक रिंग लगा देंगे, उस रिंग से वो करंट क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, सर्कुलेटिंग करंट। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे कि क्यों हमारे पास आपका अनइक्वल इंड्यूस ईएमएफ आता है आपका लैप वाइंडिंग में, और उसको रोका नहीं जा सकता, कोई भी तरीका नहीं है रोकने का, क्योंकि हमेशा आपका पैरेलल पाथ में अनइक्वल वोल्टेज जनरेट होगा। हाँ, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।